समस्त सृजन का आधार तो नर्मदा है। मेरी किताब भी उसके कारण संभव हो सकी, मेरे चित्र भी उसके कारण संभव हो सकी। तो मैं तो नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में मैं आज एक ऐसी नदी की बात लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ जो मुझे भी बहुत प्रिय है, आप सबको भी पसंद है और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इठलाती बलखाती घूमती रहती है। तो वैसे तो ये छोटे मुँह बड़ी बात हो रही है कि सागर को गागर में समाने की कोशिश कर रही हूँ। अथाह सागर सी नर्मदा अपने पूर्ण उत्साह के साथ भिन्न भिन्न रूप बदलती, कभी झरना, कभी मैदान में, कभी स्थिर, कभी सागर में मिलती, हमेशा सकारात्मक संदेश देती। अमरकंटक मध्य प्रदेश से झरने के रूप में निकलती है और जाकर सीधे भरूच के गुजरात के अथाह समुद्र में मिलती है। कहीं कहीं इसे रेवा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की और भारत की 5वीं सबसे लंबी करीब 1312 किलोमीटर नदी है और भरूच में ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी एक खासियत यह है कि ये धारा के विपरीत बहती है, मतलब ये जो है ढलान के ऊपर की तरफ बहती है, नीचे की तरफ नहीं। ये इसकी खासियत है। कहते हैं कि नर्मदा जो है शिव की पुत्री है। नर्मदा मेकाल पर्वतमाला से शुरू होती है और नर्मदा का वर्णन मतलब चौड़ा, इसका पार्ट जो है सबसे चौड़ा और विस्तृत माना जाता है। अब नर्मदा की बात हुई और नर्मदा भक्त की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री अमृतलाल वेगड़ जी की। उनके बारे में बहुत लोगों को जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि एक नर्मदा के लिए कोई व्यक्ति अपना जीवन इस तरह से समर्पित कर सकता है। जी हाँ, जब मैंने उन्हें भारत भवन में नंगे पैर नम्रता के साथ बोलते देखा और वो उसी समय एक नर्मदा परिक्रमा करके लौटे थे, तब उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी और वो नर्मदा परिक्रमा करके हाल ही में लौटे थे। मेरे ख्याल से पहले आपको नर्मदा परिक्रमा के बारे में बता दूं। ये नर्मदा परिक्रमा ही है जो नर्मदा के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ाती है। यानी आप बहती हुई नर्मदा के किनारे किनारे चल के उसकी परिक्रमा करें तो तभी आप वेगड़ जी का जो पैशन है वो समझ पाएंगे। पैदल परिक्रमा सड़क के द्वारा तो 108 से 120 दिन लगते हैं। ये तब की बात है जब वेगड़ साहब ने परिक्रमा की थी और मैं उन्हीं की पुस्तक अमृतस्य नर्मदा से ये बातें कह रही हूँ। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी नर्मदा पे। पहली किताब है उनकी सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो और वाहन से जो है जाने में 15 से 20 दिन लगते हैं। यदि सही तरीके से की जाए तो 3 वर्ष 3 माह लगते हैं। कुछ लोग 108 दिनों में पूरी करते हैं। ओंकारेश्वर से शुरू होकर बड़वानी, महेश्वर, मांडू, भेड़ाघाट, माई का बगीचा, होशंगाबाद पे ख़त्म होती है। अब सरकार 4000 किलोमीटर की यात्रा 18 दिन में करवाएगी। ये एक 12 नदी है। नर्मदा पर लगभग 30 बड़े और 130 छोटे बांध हैं। उत्तर वाहिनी पंचकोशी नर्मदा परिक्रमा 3 महीने में पूरी होती है। नर्मदा की महिमा अपरंपार है, जितना भी कहो कम है। अब मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, वाह नर्मदा परिक्रमा क्यों करें हम नर्मदा परिक्रमा। इस बात का अर्थ मुझे यूँ समझ में आया, इस किताब को पढ़ के मैं अभिभूत हो गई और कई बार पढ़ चुकी हूँ वैसे तो, पर आपसे बात करने का जी चाहा तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारे देश में पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, इस तरह से जो सारी परंपराएं जो बनी हैं, वो पहले देखिए मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि लोग धर्म की भाषा ही समझते हैं। तो लोगों ने नर्मदा को परिक्रमा करके उसके किनारे पेड़ पौधे लगाकर, उसके जंगल को बचाकर और उसी तरह से पेड़ों की पूजा करके, जिन पेड़ों को काटना नहीं चाहते, आप नेचुरली आप अगर किसी चीज़ को धार्मिक उसमें डालते हैं, पेड़ को, नदी को और पर्यावरण के प्रति इस तरह से जागरूक बनते हैं, तो हर्ज क्या है अगर धर्म के नाम से हम अपनी प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं। तो मुझे कोई संकोच नहीं ये कहने में कि अगर आप नर्मदा मैया कहते हैं या वृक्ष की पूजा करते हैं तो
बहुत अच्छी बात है। तो मैं वेगड़ साहब के बारे में भी आपको कुछ बता दूं, क्योंकि यहाँ हम नर्मदा और नर्मदा भक्त दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। वेगड़ साहब ने शांति निकेतन से कला में अध्ययन प्राप्त किया। अपनी तीनों पुस्तकों का रेखांकन, कैरिकेचर्स, क्योंकि वो चित्रकार भी थे, उन्होंने किया। मध्य प्रदेश से चित्रकार के लिए उन्हें शिखर सम्मान मिला। नर्मदा परिक्रमा वृतांत पर सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये उनकी पहली पुस्तक थी। और उसके बाद अमृतस्य नर्मदा, जिस पे मैं बात कर रही हूँ, हिंदी गुजराती में निकली। 1992 में उन्हें पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार मिला और 2004 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद महापंडित राहुल सांकृत्यायन का पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। पुस्तक अमृतस्य नर्मदा में वेगड़ जी स्वयं को नर्मदा सौंदर्य का सांस्कृतिक संवाददाता मानते हैं, अपने आप को नर्मदा के बारे में बातें फैलाने वाला मानते हैं। निर्मल वर्मा जी अपने साहित्यकार हैं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा तो उनका कहना है कि वेगड़ जी की नर्मदा यात्रा केवल एक परिक्रमा यात्रा नहीं है, वह एक पुरातन संस्कृति की अटलता को उसकी सतत प्रवाहमयता से में आंकने का आंखों देखा वृतांत भी है। रमेश चंद्र शाह जी ने कहा कि हमेशा वेगड़ जी की पुस्तकों पर वे प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कहा कि वेगड़ जी का अनोखा शब्द चयन बहुत अच्छा लगता है। ये बात मैंने भी नोटिस की। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से नर्मदा के किनारे, पेड़ पौधे, आकाश, चांद, तारों का वर्णन किया है कि पढ़ते ही बनता है। जैसे धावड़ी कुंड एक जगह है, रास्ते में पड़ती है, जहाँ पर प्रपात ही प्रपात है, बहुत सारे प्रपात हैं, तो उसको उन्होंने लिखा प्रपातों का डिपार्टमेंटल स्टोर धावड़ी कुंड। प्रपात से गिरते पानी को देख के लगा मानो नदी अपने कंधे पे से बोझ उतार रही है। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। ऐसे सुंदर वाक्यों से उनकी पुस्तक भरी हुई है। उनकी तीनों पुस्तकें मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरी पुस्तक का नाम है तीरे तीरे नर्मदा। जगह की कमी और सुंदर विस्तृत वर्णन के लिए मैंने अभी फ़िलहाल अमृतस्य नर्मदा को चुना है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या नहीं बताऊँ आपको और क्या बताऊँ। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, वेगड़ जी को जानें, क्योंकि उन्हीं की परिक्रमा यात्रा है और लोग परिक्रमा यात्रा क्यों करते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए। तो कोई इतना खूबसूरत वर्णन करेगा कि आपको एक नदी से मोहब्बत हो जाए, ये तो अद्भुत बात है। तो नारेश्वर गुजरात से खारीपुर घाट जबलपुर मध्य प्रदेश से, तब ये यात्रा उन्होंने बहुत समय बाद की, तो ये क्रमबद्ध नहीं हुई थी। जैसे लोग एक पर्टिकुलर स्थान से शुरू करके आखिरी तक करते हैं। जैसे अनिल दवे जी ने अमरकंटक से शुरू करके भरूच तक ख़त्म की थी, उन्होंने राफ्ट के जरिए की थी। वो एक अलग वृतांत है। एक वो दूसरे नर्मदा प्रेमी वो भी हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ, उनसे साक्षात उनके मुंह से सुना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर अभी हम वेगड़ जी पे बात करते हैं। वेगड़ साहब पुस्तक के आरंभ में ही लिखते हैं कि नर्मदा तट की मेरी अंतिम पद यात्रा को 9 बरस बीत गए थे और उनकी बुद्धि कह रही थी कि अरे तुम 60 बरस के थे तब गए थे नर्मदा यात्रा पे, अब तुम 69 वर्ष के हो गए हो और तुम बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो, तुम्हारी चलने में सांस फूलती है, तुम ऐसे में क्या नर्मदा यात्रा करोगे। पर भावनाओं ने उन पर इतना दबाव डाला कि उन्होंने थोड़ी यात्रा करने का संकल्प लिया। तो नारेश्वर से जबलपुर तक की यात्रा उन्होंने 2 शिष्यों के साथ तय की। आज बहुत सुख सुविधाएं हैं रास्ते में, पर तब नहीं थी। पर नर्मदा से, प्रकृति से बातचीत करना उनका शौक था। पैदल घने जंगलों में बिना खाने के, रहने के, सोने की, बिना किसी व्यवस्था के 2 कपड़े लेकर, एक थैला लेकर निकल पड़ना किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। मतलब हमारी दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। पर पहले सभी नर्मदा यात्रा पर निकलते थे और सब वेगड़ साहब को पहचानते भी थे, क्योंकि सबका ऐसा मानना था कि वेगड़ साहब परिक्रमा यात्री के रूप में तब तक बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। रास्ते में कुटी मिली, कभी पतीले निकले, कभी भोजन बना, वहीं खाकर सो गए, जलाने के लिए लकड़ियाँ मिली। पुतली खो करके एक जगह है, उस जगह वो दोबारा तिबारा गए, वहाँ पर 20,000 पुराने प्रागैतिहासिक चित्र मिले, जिसके स्केच वेगड़ जी ने अपनी पुस्तक में बनाए हैं। फिर जब वो दोबारा गए तो वो ढक गए थे, मतलब आम आदमी को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर वो भित्ति चित्र बने हुए हैं। उन्होंने कपड़े से उसको, गीले कपड़े से पोंछ के उन्हें फिर से उकेरा। ऐसे हजारों इतिहास जो है परिक्रमा में मिलते हैं। और अगर जो लोग
मतलब ध्यान से करें तो उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं। रात में एक कुत्ता उनका नाश्ता ले गया, वे भूखे ही चलते रहे। तो उनका फंडा था कि चलता फिरता ना मरे, चलता फिरता ना मरे, बैठड़ा मर जाए, है ना, बैठे रहोगे तो मर जाओगे। चलता फिरता ना मरे, बैठड़ा मर जाए, और बैठड़ा भी ना मरे जो थोड़ा थोड़ा खाए। यानी उन्हें इस बात पर ऐतराज़ नहीं था कि परिक्रमा में उन्हें अगर कभी खाना नहीं मिलता था तो वो चल लेते थे पानी के सहारे। अमरकंटक का दूसरा नाम मेकल है, इसीलिए शायद नर्मदा को मेकल सुता भी कहते हैं। इस बार की यात्रा में उनके पास थोड़ी सी ईंधन की कमी हो गई थी। 10 साल पहले का सही बात है, दूसरा वातावरण था और उस समय तो लकड़ियाँ काटना वगैरह मना हो गया था, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ गिरती थी उसी का उपयोग करते थे। तो गुरु गुफा जो है उसमें एक शंकराचार्य के शिष्य की गुफा भी उन्हें मिली। गुफाएं उन्हें बहुत मिली, पता नहीं अब वो गुफाएं भर गई हैं कि नहीं, पर परिक्रमा अभी भी लोग कर रहे हैं। अंदर जाने पर जंगल में उन्हें बहुत से बुजुर्ग सन्यासी मिले जो संस्कृत और अंग्रेजी भी बोलते थे। आगे झांसी घाट में उन्हें जो सन्यासी मिले वो दिल्ली के बहुत बड़े अफसर थे। वे अमेरिका से होकर आए थे। ओंकारेश्वर में तो वैसे नदी नर्मदा का रूप ले लेती है। ऐसे बहुत सारे सन्यासी अलग अलग गुफा में मिले, बाहर विदेश से आए हुए और काफ़ी पढ़े लिखे। बीच बीच में जंगल में परिवार भी मिल जाते थे। धावड़ी कुंड में धर्मशाला भी मिली। एक सन्यासी 1.5 दिन में 40 किलोमीटर चल लेता था। नेपाल से आए साधु से भी मुलाकात हुई। देखिए, मैं पूरी परिक्रमा का वर्णन नहीं कर सकती। दरअसल ये पुस्तक इतनी रोचक है कि पढ़ते पढ़ते ही आधी परिक्रमा हो जाएगी। अब परिस्थितियां भिन्न जरूर हैं। मैं बता रही हूँ कि एक सन्यासी ने वेगड़ जी को अर्जुन के वृक्ष की छाल की चाय पिलाई और 11 रुपए भी दिए। क्यों? क्योंकि परिक्रमावासी जो है पूज्य माना जाता है, तो उसको खाना खिलाना, उसको ठहराना, ये सब परंपरा में शामिल होता है हमारे यहाँ। मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति निकलता है, देखता है परिक्रमावासी जा रहे हैं, तो उसने कहा आप आगे जाइए, मेरी नानी का बहुत बड़ा घर है, वो परिक्रमावासियों को भोजन कराती है, ठहरने का स्थान। भाई वेगड़ साहब को उस समय रात हो रही थी तो कुछ जगह नहीं मिल रही थी। उनके साथ उनके 2 शिष्य भी थे, तो वो नानी के घर पहुंच गए। वहाँ उनकी 2 बड़ी प्यारी सी नातिन थे जिनको संस्कृत अंग्रेजी सब आती थी। उन्होंने श्लोक सुनाए, ढेर सारे सूरदास के पद गा के सुनाया। वेगड़ साहब को इस यात्रा में इतने सारे ज्ञानी पुरुष और इतना ज्ञान मिला और उनके पास इतनी कथाएं एकत्र हुई कि वो अलग अलग व्यक्ति पर अगर उपन्यास लिखें तो परिक्रमावासियों को पर एक बहुत बड़े ग्रंथ बन जाएं। परिक्रमावासियों को खिलाने ठहराने के लिए सब ललायत रहते थे। एक सीप नदी पड़ी रास्ते में, एक स्त्री ने डोंगी से सीप नदी को पार कराया। फिर किसी ने कहा कि आप इस गुफा में ठहर सकते हैं, यहाँ पर एक साधु महात्मा रहते हैं। वो जब गुफा में घुसे तो थोड़ा सा डर गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने एक जीवित कंकाल देख लिया। बिल्कुल एक सन्यासी जो 2 बार परिक्रमा कर चुके थे, अनाज नहीं खाते थे, सिर्फ फलाहार लेते थे, तो 14 बरस से वो वहाँ थे, तो बिल्कुल कंकाल की तरह हो गए थे। क्यों करते हैं लोग इस तरह से? क्या है पैशन इसका? ये तो जाके ही पता चलेगा कि इतना प्रेम एक नदी से। रोज रात्रि में जंगल में घूमना वेगड़ जी का सबसे प्रिय काम था। अपनी सुंदर लेखनी से वो अद्भुत भाषा में लिखते हैं कि तारे ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने आकाश में सफ़ेद तिल बिखेर दिए हों। चांद नहीं था सो तारे खुलकर सामने आ गए। सूरज चलता है अकेला, तारे चलते हैं जमात में। कुछ एक तारों के अखाड़े चलते हैं तो कुछ अलग धुनी रमाते हैं। दिन का आकाश है हाउस ऑफ लॉर्ड, रात का आकाश है हाउस ऑफ कॉमन्स। लोगों की मेहमान नवाजी का मज़ा लेते, कथा कहानी इकट्ठे करते, देश विदेश से आए साधु सन्यासियों से मुलाकात करते, खुशी खुशी धर्मार्थ करते, ज्ञान बटोरते। 71 वर्ष की आयु में 400 किलोमीटर चले वेगड़ जी। वे कहते हैं कि मैं नर्मदा का अर्जुन भी हूँ और एकलव्य भी। अर्जुन कम, एकलव्य ज़्यादा। दूर रहकर भी नर्मदा की जो आराधना करता है। अंत में पुस्तक में नर्मदा अपनी आत्मकथा कहती है और अंत में ही कांता जी वेगड़ साहब की पत्नी अपने पति के काम की सराहना भी करती है। उन्होंने अपने घुमक्कड़ पति का साथ दिया, परिवार भी संभाला। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वेगड़ जी पर और नर्मदा पर
केवल मुश्किल से 2% ही बात हो पाई है, पर मन पढ़ते पढ़ते किताब को इतना प्रफुल्लित हो गया है कि नर्मदा परिक्रमा के लिए मचल गया है। हो सकता है मेरी अगली पुस्तक में मैं स्वयं की नर्मदा परिक्रमा पर लिखूं। तो आज तो यही कह रही है जिंदगी।